इस पिक्चर में मैं बहुत बाद में आया हूँ और इस विषय पर अगर किसी को भोपाल से बोलने का हक है मीडिया की तरफ से तो वो सिर्फ राजकुमार केसवानी है, जिन्होंने 1984 के इस हादसे के 3 साल पहले से लगातार ये अलार्म बजाया सरकार के कानों में कि यहाँ एक टाइम बम आपने बांधा हुआ है शहर के सीने पर। मैं 2010 में इस पिक्चर में आता हूँ। जब 1984 में ये हादसा पेश आया तब मैं 10th क्लास में वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक गाँव में अपने स्कूल में पढ़ता था। मेरे कुनबे कबीले में किसी को दूर दूर तक गैस नहीं लगी, मेरा सीधा गैस से कोई संबंध नहीं। 2010 में मैं संयोग से भोपाल में था, मैं दैनिक भास्कर में काम करता हूँ। 2009 में जब 25वीं बरसी गैस हादसे की हुई तो दैनिक भास्कर ने ये प्लान किया कि इस पर हमें एक यादगार डॉक्यूमेंट इस पर बनाना चाहिए, जिससे आगे लोगों को पता रहे कि क्या हुआ था और कैसी कैसी तकलीफ़ें इस शहर में लोग भोग रहे। 6 महीने बाद उसका जजमेंट आया जिसका जिक्र केसवानी जी ने अभी किया। तो इन 6 महीनों के दौरान दिसंबर 2009 से लेकर जून 2010 के बीच में मुझे यूनियन कार्बाइड, उससे लगी हुई कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स और वो 15 डे केयर सेंटर, उन सब जगह पे मुझे जाने का मौका मिला। 2009 में मेरे एडिटर अभिलाष खांडेकर ने मुझे ये असाइनमेंट दिया था कि इस प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है, और 2010 में मुझे जो मेरे एडिटर थे शरद गुप्ता नेशनल न्यूज़ रूम में, वो दोनों संयोग से आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अभिलाष जी बैठे हैं। अभिलाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विजय जी को कहा। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 30 सालों में मध्य प्रदेश में 7 चीफ मिनिस्टर हुए हैं। बहुत डायनामिक, राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय महिलाएं मध्य प्रदेश से निकली हैं। जमुना देवी वहाँ नेता प्रतिपक्ष रही हैं, बहुत डायनामिक ट्राइबल लीडर थी, कांग्रेस पार्टी से अब नहीं हैं। एक चीफ मिनिस्टर महिला हुई है। 2009 में सुषमा स्वराज को वहाँ से चुने जाने का मौका मिला है। हर पार्टी की महिला सेल होती हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो समाज की अग्रणी महिलाएं हैं वो काम करती हैं। महिला आयोग नाम का एक सरकारी प्रतिष्ठान भी एक काम करता है, उसमें भी बहुत सारे चेहरे हैं। जया बच्चन का पीहर है भोपाल। शर्मिला टैगोर का ससुराल के नाते कुछ नाता भोपाल से है। बहुत सारी ऐसी जानी मानी हस्तियां भोपाल ने दी हैं, भोपाल से जुड़ी। मैं जब यूनियन कार्बाइड के इलाके में पहली बार गया, एक साइन बोर्ड जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने बहुत जोर से तमाचा मारा है और मेरी दादी नानी को सबको जलील किया है सरे बाजार। उस पर लिखा था विधवा कॉलोनी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने पूरा हिंदुस्तान घूमा होगा और दुनिया के कई देश विजिट किए होंगे। मुझे किसी को अगर याद आता हो कि बताइए किसी शहर में, किसी देश में इस नाम की कोई कॉलोनी या इस नाम का कोई शहर या बस्ती आपने कहीं देखी है? विधवा कॉलोनी। हादसे के 25 साल बाद ये हमारे सिस्टम की डीएनए रिपोर्ट है 2 शब्दों। हमारे पूरे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल सारे सिस्टम की डीएनए रिपोर्ट है 2 शब्दों में, विधवा कॉलोनी। किसी का ध्यान नहीं गया इस तरफ। क्या लिखा है आप? ये वो 2500 2 कमरों के घर थे। गैस ने जिनके परिवार में जिनके पुरुष मारे गए, तो वो जो निराश्रित महिलाएं बची उनको बसाने के लिए ये 2500 घर 2 कमरों पे शहर से बिल्कुल बाहर, और फिर वहाँ उन्होंने किस नर्क को भोगा है ये एक अलग कहानी है। एक एक घर की एक एक महिला की अलग कहानी है, क्योंकि वो सब मेरी दादी नानी जैसी 60-70 की उम्र की नहीं थी, वो हर उम्र की थी। और उन्होंने वहाँ शहर के बाहर असुरक्षित काम क्या करेंगी कुछ पता नहीं, उनके आर्थिक इंतज़ामों का कोई अंदाज़ा नहीं, और वहाँ वो जाके रहती हैं। तो इतना कोई राम राज्य तो है नहीं कि वो वहाँ जाके रह रही हैं तो बहुत लोग उनको सहयोगपूर्ण और सम्मानपूर्ण ढंग से उनको ट्रीट करें। तो वो जो नर्क उन घरों में उन महिलाओं ने भोगा है वो एक बहुत अलग कहानी है। लेकिन वो कॉलोनी का साइन बोर्ड, विधवा कॉलोनी,
किसी का ध्यान नहीं गया। इतने सारे चीफ मिनिस्टर, इतनी सारी महिला नेत्रियां, इतने सारे सामाजिक लोग वहाँ सक्रिय, इतने बड़े बड़े नाम भोपाल से जुड़े हुए, किसी को नहीं लगा कि ये क्या बेइज्जती कर रहे हैं आप। और ये आश्चर्य की बात नहीं है। मैं अभी जिस प्रोफाइल में मैं काम करता हूँ, मैं पिछले 4.5 साल में भारत की 8 परिक्रमाएं कर चुका हूँ। 8 बार पूरा भारत अलग अलग सब्जेक्ट पर मैंने रिपोर्टिंग के लिए कवर किया है। और मुझे हर जगह जब भी ऐसी कोई हादसा, ऐसा कोई सरकारी तौर पर कोई लापरवाही नज़र आती है, तो मुझे लगता है कि वो डीएनए की रिपोर्ट 2 शब्दों में मेरे शहर में टंगी हुई थी। ये ऐसे ही है, सरकार ऐसे ही काम करेगी। ये बदकिस्मती हमारी। मैं अभी विशाखापट्टनम में था दिवाली के ठीक 2 दिन पहले। हुदहुद तूफान ने जो तबाही मचाई, अगर आप में से कोई वहाँ इस दौरान वहाँ गया होगा तो आपने शायद देखा होगा कि किस तरह से तबाह वो शहर, समुद्र किनारे का खूबसूरत विशाखापट्टनम तबाह हुआ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे ये जानकर हैरत हुई कि शहर का कोई भी आम आदमी जिनसे मैंने बात की वो सरकार से नाराज़ नहीं है। जबकि ऐसी कोई भी ट्रेजेडी या ऐसी कोई भी प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा किसी शहर में या कहीं आती है तो सबसे पहले लोग सरकारों से नाराज़ होते हैं। हम सब नाराज़ हैं, लेकिन वहाँ कोई सरकार से नाराज़ नहीं था। उल्टा चंद्रबाबू नायडू की लोग कुछ एप्रिशिएट कर रहे थे कि नहीं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 7 दिन हुए थे तूफान को। मैं ये देखना चाहता था कि ऐसे में क्या वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और पूरे देश में घूमता हूँ, कि कोई और चीफ मिनिस्टर, मेरे दिमाग में नहीं आता कि कोई इस तरह का काम किसी के दिमाग में सूझेगा। तो मैं कलेक्टोरेट कैंपस में गया, मुझे पता चला कि वो वहाँ है। आपने शायद कुछ खबरें पढ़ी होंगी कि उस आदमी ने, तूफान जिस दिन शांत हुआ तो 200 किलोमीटर की रफ्तार से आई हुई हवाओं ने एक भी पेड़ को, 80 लाख पेड़ गिरे हैं 4 जिलों में, विशाखापट्टनम समेत। एक भी पेड़ पर एक भी हरी पत्ती, एक भी परिंदा नहीं बचा। तो पूरे कंकाल जैसे दरख्त पूरे शहर में खड़े हुए थे, जो गिर गए थे उनकी सफाई का काम चल रहा था। चंद्रबाबू नायडू अगले ही दिन वहाँ आते हैं। कलेक्टोरेट कैंपस में उन्होंने एक बस में अपना कैंप किया और 8 दिन तक वो बंदा सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक उसी बस से उसने पूरा ऑपरेट किया। उसी में सोया, रात को 2 बजे वो उसी में सोया। 6 घंटे 5 घंटे की नींद लेने के बाद में उसने पूरे इलाके का विजिट करना, मीटिंग करना और वो सब। तो मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हुआ कि उनसे पूछूं कि वो ऑफिस में बैठ सकते थे, वो सर्किट हाउस में रुक सकते थे। हमारे सारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऐसा ही करते हैं, अगर सर्किट हाउस खराब है तो किसी 5-7 स्टार होटल में रुक सकते हैं। आपको इस बस में सोने की क्या ज़रूरत थी और यहाँ धूप में खड़े होकर ये सब काम करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे करना होता तो मैं हैदराबाद के सेक्रेटरीट में क्या हो रहा था, और अगर यहाँ भी मैं ऑफिस में आकर बैठता तो ये जो तुम देख रहे हो ना पूरे मिनिस्टर और सारे ब्यूरोक्रेट बाहर धूप में खड़े हुए ना, ये यहाँ ना खड़े होते और ये हालत कुछ और होती है अभी। और आप जो ये फीडबैक मुझे दे रहे हो कि विशाखापट्टनम में कोई नाराज़गी नहीं है लोगों को, तो ये फीडबैक कुछ और होता है। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहे होते हैं, उसको संभालना कठिन होता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, भोपाल में जिस दिन गैस रिसी थी, मैंने ऐसा सुना है, मैं तो स्कूल में पढ़ता था, केसवानी जी बेहतर जानते हैं, अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे और वो सुरक्षित स्थान पे चले गए थे। वो अपना सीएम हाउस छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए थे और अगले दिन जब वो आए वहां से स्वस्थ और सेफ, उन्होंने जो पहला काम किया था वो वॉरेन एंडरसन को यहाँ से जाने देने का किया था। और जिस दिन हादसे के तीसरे दिन वॉरेन एंडरसन जिस दिन भोपाल आता है, उस दिन वो क्या कर रहे थे? उस दिन वो राजीव गांधी के साथ में एक पॉलिटिकल मीटिंग में हरदा में थे, चुनावी सभा में थे, जिस समय भोपाल शहर में लाशें कचरे की तरह बिखरी पड़ी थी गली मोहल्लों में, जानवरों की, इंसानों की। उस दिन मेरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ में वोट मांग रहा था। ये एक पहलू है। मुझे फिर उस समय के जो कलेक्टर थे, ऑनरेबल कलेक्टर, ऑनरेबल डीजीपी, होम सेक्रेटरी, ऐसे कुछ अफसरों से जो जिंदा बचे रहे हैं अभी तक, उनके मैंने लंबे इंटरव्यू किए। उनसे मैंने जानना चाहा कि उस दिन आप क्या कर रहे थे, आपको नहीं लगा एक बार भी कि आपकी क्या ड्यूटी है और आपको क्या करना चाहिए।
लेकिन इस निर्लज्ज सिस्टम में जिसकी डीएनए रिपोर्ट को विधवा कॉलोनी का साइन बोर्ड 27 साल बाद भी भोपाल में टंगा रहा, आप किसी तरह के रहम की उम्मीद नहीं कर सकते। उनके चेहरे पर कोई संवेदनशीलता का कोई कतरा, जरा सी बनावटी कि मैं अगर कोई मीडिया का सवाल कर रहा है बंदा तो एक कुछ तो कहिए। बोले इलाहाबाद बनारस की बात कीजिए साहब, भूल जाइए आप भोपाल। कलेक्टर बोल रहा 7 दिसंबर को भूल जाइए आप, 2 और 3 दिसंबर को भूल जाइए। कैसे भूल जाइए? मैं सुनीता जी और उनकी टीम को इस नाते बधाई देता हूं कि इन्होंने जो भी चंद ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें यहाँ लगाई हैं, तो दिल्ली को उन्होंने ये हैमर करने की कोशिश की है कि इस देश के कोने में ऐसा नर्क पसरा हुआ है अभी तक। आज भी आप उन जगहों पे जाइए और उस नर्क, मैं जब उन विक्टिम से मिला, औरतों से जो 30 साल से जिनके घरों में, आप कल्पना कीजिए ऐसे घरों की जहां सुबह से शाम तक जो चर्चा के विषय है वो क्या है? डॉक्टर, दवा, जांच, अस्पताल, रिपोर्ट, पैसा। डेली वो जो 15 डे केयर सेंटर और हॉस्पिटल हैं, हर दिन 2500 किरदार आपको वहां दिखाई पड़ेंगे। हर दिन 2500 से 3000 लोग वहां जाते हैं। रास्ता चलते चलते सांस उखड़ जाती है किसी हम्माल की जिसको गैस लगी थी। मैं 2-3 चीज़ें जो मैंने डायरी में उस समय नोट की थी, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मैं आपको वो डायरी में से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक गजाला नाम की लड़की के पास मुझे केसवानी जी ने भेजा था। वो मेरी पहली किरदार थी जिससे मैं मिला। मुझे नहीं मालूम था गैस का क्या असर होगा। मैं कभी यूनियन कार्बाइड के इलाके में गया नहीं और मैं पहली बार जब गजाला से मिला तो उसकी एक तस्वीर कुछ समय पहले अखबारों, शायद मेरे यहाँ ही छपी थी, कि गैस हादसे के पहले वाली ईद को उसने एक बहुत ही एक अच्छी सज कर कश्मीरी लिबास में उसने अपना एक फ़ोटो खिंचवाया था, ब्लैक एंड वाइट। और 25 साल बाद दोनों आंखों से अंधी गजाला, 25 साल पुराना अपना वो 14-13 साल की खूबसूरत बच्ची, वो अपनी पुरानी तस्वीर हाथ में लिए खड़ी है और इसी ने उसको कैप्चर किया और वो छपा। तो वो 25 साल पुरानी गजाला उस तस्वीर में कश्मीरी लिबास में, और आज की गजाला। उसने क्या भोगा, मैं सच बताऊं, हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे असंतोष और कमियों का रोना रोने वाले, हर समय कुछ ना कुछ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये और होता तो क्या होता, ऐसी नौकरी होती, वैसा घर होता। मैंने जब यूनियन कार्बाइड के इलाकों में वो हफ्ते भर उस समय काम किया और फिर जब जजमेंट आया फिर काम किया, और जब उन लोगों के घरों में मैं उनकी सुबह उनसे मिला, फिर मैं दोपहर को भी उनसे मिला, फिर उनकी शाम कैसी होती है इसके लिए भी मैं उनके बीच में जाके उनके घरों में बैठा। मुझे अपने 2 कमरों का घर, जिसमें मैं अक्सर अपनी कमियों का रोना रोता था, मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं की। और अगर मैं उन बदकिस्मतियों से बचा हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसे किसी, और मैं आपसे कहता हूँ, आप दिल्ली में जाने कहाँ से यहाँ आकर बैठे हैं, आप यहाँ तक सुरक्षित और बाइज्जत आ गए हैं और बाइज्जत अपने घर चले जाएंगे तो गनीमत समझिए। कहीं कुछ भी हो सकता है और कोई रखवाला रहम करने वाला नहीं है। तो एक गजाला का किस्सा आपको सुना देता हूँ। मैं तब 12 साल की थी जब हादसा हुआ। वो कह रही है, मैं लिख रहा हूँ और वो आप पढ़िए, सुनिए। 5 बहनों से भरा पूरा हमारा परिवार था। पिता अब्दुल मोइन खान की सुल्तानपुर में अच्छी खासी खेतीबाड़ी थी और यहाँ ठेकेदारी का काम भी था। हमारी प्यारी अम्मी कमर सुल्ताना अपनी बेटियों के आने वाले चमकदार कल की तस्वीरें बुनती थी। गैस ने बाप को सांसों का मोहताज बना दिया, गुर्दों पर बुरा असर डाला और माँ के गुर्दे भी खराब हो गए। कारोबार ठप हो गया। 80 एकड़ जमीन कब बिक गई पता नहीं चला। 25 बरस बीत गए हैं। माँ 10 साल पहले और पिता बीते साल अल्लाह को प्यारे हुए। अब मेरा ठिकाना मेरी आपा का घर है, वो अपनी दीदी के यहाँ रहती। मैं आपको बताऊं कि जब शहला, उसके शौहर सैयद इमरान अली और बच्चे रात को नींद के आगोश में होते हैं, तब मैं अक्सर जागती हूँ। अपनी अंधेरे में डूबी तन्हाइयों में कुरान की आयतें दोहराती हूँ। हादसे की बरसी हर साल आती है, तब मैं अपने परवरदिगार से पूरे वक्त एक ही सवाल करती हूँ, बता तो सही मेरा गुनाह क्या था।
मुआवजे के नाम पर मेरे हिस्से में कई सालों के अंतराल से मिली 2 किश्तों के 1,90,000 रुपए की रकम, लेकिन मुझे याद है कि जब आंखों की रोशनी बुझी तो मद्रास में हुए इलाज पर ही 2 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुके थे। लेकिन मेरा नसीब मुझसे रूठा रहा। 5वीं तक पढ़ाई की थी मैंने, मेरी याददाश्त गजब की है, आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए आंखें ना होते हुए भी पिछले साल 1 महीने तक आपा के साथ कंप्यूटर सीखने गई। इसी बीच मेरे कमज़ोर फेफड़ों पर तपेदिक ने हमला किया। काश सब ठीक रहता तो मैं अपने अम्मी अब्बा को वकील बनकर दिखाती। जिस साल हादसा पेश आया उसी बरस ईद के मुबारक मौके पर मैंने एक तस्वीर खिंचवाई। ये देखिए, टूटे कांच के फ्रेम में ये मैं ही हूँ। यकीन करेंगे आप इसे और मुझे देखकर। इस तस्वीर में वो पल कैद है जो 25 बरस पहले बीत चुका है। ईद की वैसी खुशियाँ फिर कभी ज़िंदगी में नहीं आई। मैं खुद को भी नहीं देख सकती। मेरी आंखों में कैद आखिरी छवियाँ बहुत पुरानी हैं। अब सामने कुछ नहीं है, दूर तक फैला हुआ गहरा अंधेरा है। थैंक यू।